कहानी की शुरुआत होती है एक घने और डरावने जंगल से, जहां एक आदमी अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसके पीछे कोई ऐसी चीज लगी हो जिससे बचना नामुमकिन हो। वह आदमी सूरज की दिशा देखकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यह जंगल कोई आम जंगल नहीं था। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सा सन्नाटा और रास्ते के नाम पर सिर्फ धोखा था। ऊपर से सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, जंगल का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। भागते भागते वह एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। उसी बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा हुआ था। यह देखकर आदमी और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि वह किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। वह बिना रुके आगे भागता रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े जंगल में उसे एक भी जंगली जानवर दिखाई नहीं देता, जैसे इस जंगल में मौजूद जानवर भी किसी अनदेखे खतरे से डरकर छुप चुके हों। तभी अचानक पेड़ों पर बैठे सारे परिंदे एक साथ उड़ जाते हैं और पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अब आदमी को एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। डर के मारे वह और तेज भागने लगता है, लेकिन कई घंटों तक भागने के बाद जब वह थक कर एक जगह रुकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने वही बोर्ड खड़ा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। अब उसे समझ आ जाता है कि वह चाहे जितना भी भाग ले, ये जंगल उसे घुमाकर वापस इसी जगह ले आता है। यानी इस जंगल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। अब अंधेरा पूरी तरह फैलने वाला था, इसलिए वह आदमी किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगता है, लेकिन आसपास उसे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। मजबूरी में वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि रात किसी तरह काट सके। लेकिन जैसे ही वह पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक टहनी टूट जाती है। आदमी संतुलन खो देता है और काफी ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरता है। गिरते ही वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके शरीर में गहरी चोटें आ चुकी थीं और अब वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश होता, अचानक जमीन हल्की हल्की हिलने लगती है। जंगल के अंधेरे में अब अजीब सी गुर्राने की आवाजें गूंजने लगती हैं। उन आवाजों को सुनते ही आदमी की सांसें जैसे गले में अटक जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि इस जंगल में वह अकेला नहीं है। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में से कोई अनदेखी चीज उसे पकड़कर घसीट ले जाती है। उसे खींचकर कौन ले गया, ये हमें साफ नहीं दिखाया जाता। बस पूरे जंगल में उस आदमी की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इस घटना के 6 दिन बाद कहानी हमें शहर में ले जाती है, जहां हमें मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना एक बर्ड शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे एक रेयर गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक क्लाइंट के पास डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना बिना ज्यादा सवाल किए उस गोल्डन पैरेट का पिंजरा लेती है और डिलीवरी के लिए निकल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल में लोकेशन सेट करती है और सफर शुरू कर देती है। शहर से बाहर निकलते ही रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर कई लोगों की मिसिंग फोटोज लगी होती हैं। यानी उस इलाके से पहले भी कई लोग अचानक गायब हो चुके थे। लेकिन मीना इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और आगे बढ़ जाती है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में मीना एक शॉर्टकट लेती है, जो उसे सीधे जंगल के रास्ते से ले जाता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही शॉर्टकट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। कुछ देर बाद मीना उसी घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां कुछ दिन पहले वह आदमी गायब हुआ था। यहां आते ही चीजें अजीब होने लगती हैं। मीना अपने मोबाइल में मैप चेक करती है, लेकिन वहां सिग्नल पूरी तरह गायब था। कार का रेडियो भी अचानक काम करना बंद कर देता है। अब मीना वापस लौटने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल के अंदर हर रास्ता एक जैसा दिखाई दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आता कि वापस जाने का रास्ता कौन सा है। इसी बीच उसकी गाड़ी भी बीच जंगल में खराब हो जाती है। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और तभी उसकी नजर सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ती है। ये वही बोर्ड था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। बोर्ड देखते ही मीना घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस जगह आ चुकी है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वह गोल्डन पैरेट का पिंजरा हाथ में लेती है और आसपास मदद ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उस वीरान जंगल में न कोई इंसान था, न कोई घर और न ही मदद का कोई निशान। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, अजीब सन्नाटा और एक अनजाना डर फैला हुआ था। मदद ढूंढने के बाद मीना वापस उसी जगह लौटती है जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। मीना को पहले लगता है कि शायद वह गलत जगह आ गई है। हो सकता है उसकी गाड़ी कहीं और खड़ी हो, क्योंकि इस जंगल का हर कोना एक जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है
कि यह जंगल उसे घुमा रहा है। इसी बीच अंधेरा और भी गहरा होने लगता है। तभी अचानक पहले की तरह पेड़ों पर बैठे सारे परिंदे एक साथ उड़ जाते हैं। जंगल का सन्नाटा और डरावना हो जाता है। जमीन भी हल्की हल्की हिलने लगती है, जैसे कोई भारी चीज उसके आसपास चल रही हो। अब मीना को साफ महसूस होने लगता है कि इस जंगल में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। तभी उसे दूर पेड़ों के बीच किसी का साया दिखाई देता है। मीना डरते डरते उस साये के पीछे भागती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे कोई नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद उसे एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई देती है। मीना तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन वह औरत रुकती नहीं, बस तेजी से आगे भागती रहती है। मीना भी बिना कुछ सोचे उसका पीछा करती है। अचानक वह बूढ़ी औरत फिर से उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। मीना उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ती है। तभी उसे जंगल के बीच एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है। वही बूढ़ी औरत उस कमरे का दरवाजा खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। ये सुनते ही मीना बिना कुछ सोचे दौड़कर उस कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही मीना अंदर आती है, वह औरत तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर देती है। अंदर आकर मीना देखती है कि यह कोई आम कमरा नहीं था। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ वहाँ 2 और लोग मौजूद थे, एक लड़की और एक लड़का। मीना घबराकर पूछती है, ये कौन सी जगह है और आप लोग कौन हैं? तब बूढ़ी औरत उसे बताती है, इस जगह को हम द कूप कहते हैं। मेरा नाम मैडलिन है, ये कियारा है और ये डेनियल। लेकिन मैडलिन तुरंत मीना से कहती है, अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है, जल्दी हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, कोई हमें देखने आने वाला है। मीना हैरान होकर पूछती है, हमें देखने? कौन देखने आने वाला है? लेकिन मैडलिन कोई जवाब नहीं देती। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे अंधेरे में बहुत सारे लोग या क्रीचर उस कमरे के आसपास जमा हो रहे हों। मीना डर के मारे पूछती है, ये आवाजें किस चीज की है? तब कियारा धीरे से बताती है, इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। ये मिरर के दूसरी तरफ से हमें देखते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें साफ देख सकते हैं। कियारा आगे बताती है कि ये वॉचर्स हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और सुबह होने तक इन लोगों को देखते रहते हैं। मीना ये सब सुनकर और ज्यादा डर जाती है। तभी मिरर के दूसरी तरफ से तेज आवाजें और शोर आने लगता है, जैसे कोई खुश होकर तालियां बजा रहा हो। मीना घबराकर पूछती है, अब ये शोर कैसा है? मैडलिन शांत आवाज में कहती है, वो तुम्हारे आने से खुश है। आज उन्हें देखने के लिए कोई नया इंसान मिला है। ये सुनकर मीना अंदर तक कांप जाती है। अब तक उसने वॉचर्स को देखा नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे कमरे में महसूस हो रही थी। मिरर के उस पार क्या था, ये किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन यह साफ था कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। उसे बस किसी तरह इस जगह से बाहर निकलना था, लेकिन उस रात उसके पास वहां रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार रात गुजर जाती है। सुबह होते ही बाहर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और ये सभी लोग कमरे से बाहर निकल आते हैं। सुबह होते ही मैडलिन मीना को बताती है कि दिन के वक्त वे लोग जंगल में थोड़ा आजाद घूम सकते हैं, क्योंकि वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। लेकिन मीना ने पूरी रात बस एक ही बात सोची थी, किसी भी तरह सुबह होते ही इस जंगल से बाहर निकलना है। इसलिए वह बिना देर किए अपना गोल्डन पैरेट लेकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ती है। कियारा और डेनियल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडलिन उन्हें रोक देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मीना चाहकर भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएगी और आखिर में वापस यही लौटेगी। जाते जाते मैडलिन सिर्फ इतना कहती है, तुम जो कर रही हो वो सही फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और याद रखना, रात होने से पहले वापस द कूप में आ जाना, वरना वॉचर्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मीना उसकी कोई बात नहीं सुनती और तेजी से जंगल के अंदर आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर वही बोर्ड दिखाई देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। बोर्ड देखते ही मीना घबरा जाती है, लेकिन इस बार वह रुकती नहीं। वह सूरज की डायरेक्शन देखकर आगे बढ़ती रहती है ताकि किसी तरह जंगल से बाहर निकल सके। लेकिन बहुत देर तक चलने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। आखिर में वह एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचती है। वहां से जब वह सामने देखती है तो दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल फैला हुआ था। न कोई सड़क, न कोई घर और न ही बाहर जाने का कोई निशान। अब मीना को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह जंगल सच में उसे अपने अंदर फंसा चुका है। वह थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। मीना डर कर पीछे मुड़ती है तो वहाँ मैडलिन खड़ी होती है। मैडलिन उसे शांत करते हुए कहती है, तुम पहली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की है। हम सब ने कोशिश की थी और हम सब हार गए। इसके बाद मैडलिन मीना को अपने साथ जंगल के अंदर ले जाती है और कहती है, ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक शिकारी है और हम सब इसके शिकार हैं। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहना सीखो।
फिर मैडलिन उसे जंगल के अलग अलग हिस्सों में लगे कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बोर्ड्स दिखाती है। ये सभी बोर्ड्स जंगल के चारों तरफ एक गोल घेरे की तरह लगे हुए थे और उस घेरे के बीच में उनका सेफ रूम यानी द कूप मौजूद था। मैडलिन बताती है कि ये बोर्ड्स द कूप से आधे दिन की दूरी पर लगे हैं। अगर कोई इंसान इन बोर्ड से आगे निकल जाता है तो उसके लिए रात होने से पहले वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वह मीना से कहती है, इसलिए जब भी तुम्हें ये बोर्ड दिखे समझ जाना कि तुम्हें वहीं से वापस लौटना है। मीना उससे पूछती है, ये सब किसने बनाया? मैडलिन जवाब देती है, एक प्रोफेसर ने, लेकिन हमने आज तक उसे कभी नहीं देखा। इसके बाद रात होने लगती है और सभी लोग वापस द कूप में लौट आते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है वॉचर्स फिर से उन्हें देखने आ जाते हैं। उस रात कियारा मिरर के सामने डांस करती है क्योंकि उसे लगता है कि वॉचर्स को ये सब पसंद आता है। यहाँ मीना को पता चलता है कि हर रात उन्हें सिर्फ चुपचाप खड़े नहीं रहना पड़ता। वे बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक रूल सबसे जरूरी था, मिरर की तरफ कभी पीठ नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करना वॉचर्स को अपनी इंसल्ट लगता था और फिर वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में इन लोगों को वॉचर्स का डर था, लेकिन दिन भी इनके लिए आसान नहीं था। दिन में इन्हें अपने खाने का इंतजाम खुद करना पड़ता था, इसलिए ये लोग जंगल में जाकर छोटे जानवरों का शिकार करते थे और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। अगले दिन मीना और कियारा जंगल में शिकार करने निकलती है। रास्ते में मीना कियारा से पूछती है, ये वॉचर्स आखिर चाहते क्या हैं? कियारा बताती है, मुझे भी पूरी सच्चाई नहीं पता। मैडलिन कहती है कि वे हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम पागल हो जाएंगे क्योंकि उनका असली रूप बहुत डरावना है। इसी दौरान कियारा मीना को जंगल में बना एक गहरा गड्ढा दिखाती है। वह बताती है कि ऐसे कई गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं। कियारा कहती है, दिन के वक्त वॉचर्स इन्हीं गड्ढों के अंदर छिपे रहते हैं और रात होते ही बाहर निकल आते हैं। वे दिन में इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है। ये सुनकर मीना को समझ आने लगता है कि यह जंगल सिर्फ रास्तों का जाल नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे भी कोई खौफनाक दुनिया छुपी हुई है। कियारा मीना को बताती है कि वह करीब 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी। तब से दोनों यहाँ फंसे हुए थे, लेकिन 6 दिन पहले उसका पति जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गया था। कियारा आज भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसका पति जरूर वापस आएगा और उन सबको इस जंगल से सेफली बाहर ले जाएगा। लेकिन यहाँ हमें समझ आ जाता है कि कियारा का पति वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में जंगल से भागते हुए देखा था। वही आदमी जिसे अंधेरे में कोई अनदेखी चीज घसीट कर ले गई थी। यानी कियारा जिसे अब तक जिंदा समझ रही थी, वह असल में मारा जा चुका था। इसी तरह बात करते करते मीना और कियारा वापस द कूप में लौट आती है। यहाँ मैडलिन मीना को जिंदा रहने के 3 सबसे जरूरी रूल समझाती है। पहला रूल, रात के वक्त द कूप का दरवाजा कभी मत खोलना। दूसरा रूल, रात में मिरर की तरफ कभी अपनी पीठ मत करना। और तीसरा रूल, दिन के वक्त वॉचर्स के गड्ढों के पास मत जाना और जितना हो सके सनलाइट में ही रहना। मैडलिन कहती है कि जब तक मीना इन रूल्स को फॉलो करेगी तब तक वह जिंदा रह सकती है, लेकिन मीना को अभी भी मैडलिन की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं। उस रात मीना वॉचर्स के बारे में खुद जानने की कोशिश करती है। वह धीरे से मिरर के पास जाती है और अपना कान शीशे से लगाकर दूसरी तरफ की आवाजें सुनने लगती है, लेकिन उसे कुछ खास सुनाई नहीं देता। अब मीना को लगता है कि शायद मैडलिन सच नहीं बोल रही, इसलिए वह जानबूझकर रूल तोड़ देती है और मिरर की तरफ पीठ करके सो जाती है। लेकिन जैसे ही मीना मिरर की तरफ पीठ करती है, वॉचर्स भड़क उठते हैं। वे मिरर के दूसरी तरफ से जोर जोर से शीशे पर हमला करने लगते हैं। पूरा कमरा उनकी आवाजों से कांपने लगता है। शोर सुनकर मैडलिन भी घबराकर उठ जाती है। वह तुरंत मीना को जगाती है और उसे मिरर की तरफ मुंह करके खड़े होने के लिए कहती है। मीना जैसे ही बाकी लोगों के साथ मिरर के सामने खड़ी होती है, वॉचर्स का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब मीना को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, वॉचर्स सच में मौजूद है और अगर कोई इंसान उन्हें अपनी पीठ दिखाता है तो वे इसे अपनी इंसल्ट समझते हैं। किसी तरह वह रात भी गुजर जाती है। अगले दिन मीना डेनियल के साथ जंगल में शिकार करने निकलती है। रास्ते में वह डेनियल से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा है? डेनियल बताता है, नहीं, मैंने भी आज तक उन्हें नहीं देखा। और जिसने भी वॉचर्स को देखा है वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन मीना अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। वह डेनियल से कहती है कि उसे लगता है मैडलिन इन सबको डराकर यहाँ रोके हुए है। अगर सच में इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता है तो शायद वह उन गड्ढों के अंदर हो सकता है।
डेनियल भी इस जंगल में रह रहकर टूट चुका था। वह भी किसी तरह यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वह मीना की बात मान लेता है। दोनों चोरी छिपे वॉचर्स के एक गड्ढे के पास पहुँचते हैं। वहाँ मीना अपने शरीर पर रस्सी बांधती है और धीरे धीरे उस गहरे गड्ढे के अंदर उतरने लगती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था, ताकि खतरा होने पर वह मीना को तुरंत ऊपर खींच सके। नीचे पहुंचकर मीना देखती है कि गड्ढे के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। वहाँ कैमरा, साइकिल और कई ऐसी चीजें थीं जो उन लोगों की लग रही थी जो कभी इस जंगल में फंसकर गायब हो चुके थे। मीना वह सामान इकट्ठा करती है और डेनियल रस्सी के सहारे उन्हें ऊपर खींचने लगता है। लेकिन जब सामान ऊपर चला जाता है तो मीना नीचे अकेली रह जाती है और डेनियल के रस्सी वापस फेंकने का इंतजार करने लगती है। तभी गड्ढे के अंदर से अजीब सी हलचल सुनाई देती है। मीना घबराकर डेनियल को आवाज लगाने लगती है, डेनियल जल्दी रस्सी नीचे फेंको। लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर चढ़ पाती, अंधेरे में से एक वॉचर का हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मीना डर से जम जाती है, लेकिन उसी वक्त वॉचर का हाथ सनलाइट में आ जाता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ पर पड़ती है उसकी स्किन जलने लगती है। वॉचर दर्द से पीछे हटता है। इसी मौके पर डेनियल रस्सी नीचे फेंक देता है। मीना तुरंत रस्सी पकड़ती है और डेनियल उसे ऊपर खींच लेता है। मीना किसी तरह बच जाती है, लेकिन अब वह अंदर तक डर चुकी थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वॉचर्स सच में हैं। इसके बाद मीना और डेनियल वह सारा सामान लेकर वापस द कूप में लौट आते हैं। वहाँ मैडलिन उनसे पूछती है, ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला? मीना और डेनियल झूठ बोल देते हैं कि उन्हें यह सामान जंगल में पड़ा मिला था, लेकिन मैडलिन उनके चेहरे देखकर समझ जाती है कि वे सच नहीं बोल रहे। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए काफी लंबा वक्त हो चुका था, इसलिए वह मीना और डेनियल के चेहरे देखकर ही समझ जाती है कि ये सामान उन्हें जंगल में पड़ा हुआ नहीं मिला, बल्कि वे लोग वॉचर्स के गड्ढे में गए थे। मैडलिन मीना से सीधे पूछती है, सच सच बताओ, तुमने उस गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि अब मीना और डेनियल दोनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। आज रात वे वॉचर्स को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। असल में मीना को उस गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डेनियल किसी तरह जुगाड़ करके उस कैमरा को टीवी से कनेक्ट कर देता है, ताकि वे लोग बाहर लगे कैमरा के जरिए वॉचर्स को देख सकें। मैडलिन उन्हें बार बार रोकती है। वह कहती है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इन्हें देखना नहीं चाहिए। लेकिन मीना और डेनियल उसकी एक बात नहीं सुनते। रात होते ही सभी लोग वॉचर्स के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काफी देर तक कोई वॉचर मिरर के सामने नहीं आता। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, जैसे बाहर कुछ मौजूद तो है लेकिन जानबूझकर खुद को छुपा रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। वे तुरंत टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हैं। कैमरा में उन्हें दरवाजे के बाहर किसी इंसान के पैर दिखाई देते हैं। बाहर खड़ा इंसान कियारा के हस्बैंड की आवाज में बोल रहा था। वह बार बार कह रहा था, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। ये आवाज सुनते ही कियारा टूट जाती है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड सच में वापस आ गया है और शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया है। वह तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैडलिन उसे रोक देती है। मैडलिन कहती है, दरवाजा मत खोलो, बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कियारा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह रोते हुए कहती है कि यह उसी के हस्बैंड की आवाज है। लेकिन मैडलिन जानती थी कि रात के इस अंधेरे में कोई भी इंसान द कूप तक जिंदा नहीं पहुंच सकता। तब मैडलिन कियारा से कहती है, अगर तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है तो उससे कोई ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। कियारा दरवाजे के बाहर खड़े उस इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है, जिसके बारे में उसके हस्बैंड को जरूर पता होना चाहिए था। लेकिन बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं दे पाता। अब सबको समझ आ जाता है कि बाहर खड़ा इंसान कियारा का हस्बैंड नहीं बल्कि एक वॉचर है। वह वॉचर उसके हस्बैंड की आवाज और रूप लेकर इन्हें दरवाजा खोलने के लिए फंसा रहा था। जब अंदर वाले दरवाजा नहीं खोलते तो वह वॉचर गुस्से में बाहर लगा कैमरा तोड़ देता है। इसी सीन से हमें पता चलता है कि वॉचर्स सिर्फ खतरनाक क्रीचर्स ही नहीं है, बल्कि वे इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। अब वॉचर्स और ज्यादा भड़क जाते हैं। वे मिरर के दूसरी तरफ से जोर जोर से शीशे पर हमला करने लगते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मिरर में एक बड़ा क्रैक पड़ जाता है। हालात बिगड़ते देख मैडलिन तुरंत सबको मिरर के सामने लाइन में खड़ा कर देती है। कुछ देर बाद वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब मीना मजबूर होकर मैडलिन को सच बता देती है कि वे लोग गड्ढे के अंदर गए थे और वहीं से यह सारा सामान लेकर आए हैं। ये सुनते ही मैडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, तुम लोगों ने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। तुम समझ नहीं रहे कि तुमने उन्हें कितना नाराज कर दिया है। अगली सुबह मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाती है और वापस उसी गड्ढे में फेंक आती है, ताकि वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। जंगल में अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था
जैसे वॉचर्स अब सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी इनके दिमाग से खेल रहे हों। इसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर पड़ता है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। उसका डर अब पागलपन में बदलने लगा था। दूसरी तरफ कियारा भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसका हस्बैंड कभी वापस नहीं आएगा। जिस उम्मीद के सहारे वह इतने महीनों से जिंदा थी, वह उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। कियारा इतनी टूट जाती है कि वह वॉचर्स के एक गड्ढे में कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाली होती है, मीना समय पर वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। इसी बीच डेनियल का पागलपन और बढ़ जाता है। वह मैडलिन को अजीब नजरों से देखने लगता है, जैसे उसे सारी परेशानी की वजह वही लग रही हो। गुस्से में आकर डेनियल मैडलिन को पकड़ता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं इस बुढ़िया के रूल्स नहीं मानूंगा। अब यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। रात होने वाली थी और वॉचर्स के बाहर आने का वक्त पास आ चुका था। डेनियल तुरंत कियारा को लेकर द कूप की तरफ भागता है, लेकिन मीना मैडलिन को ऐसे बंधा हुआ छोड़ नहीं पाती। वह उसके पास जाती है और उसकी रस्सियां खोलने लगती हैं। दूसरी तरफ डेनियल कियारा को लेकर द कूप के अंदर पहुंच जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। मीना और मैडलिन बाहर ही रह जाती है। मीना और मैडलिन दरवाजा पीट पीट कर डेनियल से विनती करती है, डेनियल प्लीज दरवाजा खोल दो, बाहर अंधेरा हो रहा है। लेकिन डेनियल डर और गुस्से में इतना टूट चुका था कि वह दरवाजा खोलने से साफ मना कर देता है। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था और इसका मतलब था वॉचर्स के बाहर आने का वक्त हो गया है। अब मीना और मैडलिन के पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे छिप जाती है और सांस रोककर वहीं बैठी रहती है। कुछ ही देर बाद जंगल के अंदर से गुर्राने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है और इसी मोमेंट पर पहली बार मीना के साथ साथ हमें भी वॉचर्स की एक झलक दिखाई देती है। वे लंबे, पतले और बेहद खतरनाक दिखने वाले क्रीचर्स थे। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन हरकतें किसी जानवर जैसी। वे अपने अपने गड्ढों से बाहर निकलते हैं और हमेशा की तरह इंसानों को देखने के लिए द कूप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचकर देखते हैं कि मीना और मैडलिन मिरर के सामने नहीं है, तो वे भड़क जाते हैं। अब वे दोनों को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में फैल जाते हैं। जैसे ही वॉचर्स द कूप से दूर जाते हैं, मीना और मैडलिन इस मौके का फायदा उठाती है और भागकर वापस कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है। दोनों रो रो कर डेनियल से दरवाजा खोलने की विनती करती है। इस बार डेनियल का दिल पिघल जाता है। वह दरवाजा खोल देता है और दोनों अंदर आ जाती हैं। अंदर आते ही मैडलिन पहले तो डेनियल पर गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि अब गुस्से से ज्यादा जरूरी है सभी को सच बताना। वह चारों को मिरर के सामने खड़ा करती है और कहती है, हम अब तक बहुत सारे रूल्स तोड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वॉचर्स इस बार हमें आसानी से माफ करेंगे, इसलिए अब तुम्हें इनके बारे में सच जानना होगा। मैडलिन बताती है कि जब वह पहली बार इस जंगल में आई थी तो उसने कुछ ऐसा देखा था जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। उसने अपने ही जैसा एक दूसरा चेहरा देखा था। असल में वह एक वॉचर था जो उसका रूप लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका रूप अभी पूरा परफेक्ट नहीं था। उसकी आंखें, बाल और चेहरे की कुछ चीजें असली मैडलिन जैसी नहीं दिख रही थीं। ये सुनकर मीना पूछती है, आखिर ये वॉचर्स है क्या? तब मैडलिन उन्हें वॉचर्स की असली कहानी बताती है। वह कहती है कि ये क्रीचर्स असल में फेरीज हैं। बहुत पुराने समय में फेरीज इंसानों के साथ इस दुनिया में रहती थीं। उनके पास पंख थे, जादुई शक्तियां थीं और वे इंसानों से कहीं ज्यादा अलग और ताकतवर थीं। उन्हें लगा कि अगर ये क्रीचर्स ऐसे ही आजाद रहीं तो एक दिन इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगी। इसी डर की वजह से इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का फैसला किया। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए फेरीज उनका मुकाबला नहीं कर पाई। इंसानों ने उन्हें इसी जंगल के नीचे एक बहुत बड़े गड्ढे में कैद कर दिया और एक श्राप की मदद से उन्हें हमेशा के लिए वही बंद कर दिया। कई 100 सालों तक फेरीज जमीन के नीचे कैद रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जमीन के अंदर सुरंगें बनानी शुरू की और बाहर निकलने के रास्ते तैयार कर लिए। आज वही फेरीज वॉचर्स बनकर इन गड्ढों से बाहर आती है, लेकिन सदियों तक जमीन के नीचे रहने की वजह से उनका असली रूप बदल चुका था। उन्होंने अपने पंख खो दिए, उनकी जादुई शक्तियां कमजोर हो गईं और सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जलाने लगी। लेकिन एक शक्ति अब भी उनके अंदर बची थी, रूप बदलने की शक्ति। ये सुनकर डेनियल पूछता है, अगर ये हमें मारना चाहते हैं तो हर रात हमें देखते क्यों हैं? मैडलिन जवाब देती है, क्योंकि ये फिर से इंसानों की दुनिया में लौटना चाहते हैं।
लेकिन अपने असली रूप में ये इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसलिए ये हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारी चाल ढाल, बोलने का तरीका और हमारी दुनिया के तौर तरीके सीखते हैं, ताकि एक दिन हमारा रूप लेकर इंसानों के बीच छिप कर रह सकें। मैडलिन अभी ये सब बता ही रही होती है कि अचानक वॉचर्स वापस लौट आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मीना और मैडलिन दोबारा कमरे के अंदर आ चुकी है तो उनका गुस्सा फट पड़ता है। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। चारों लोग जल्दी से एक भारी टेबल खींचकर दरवाजे के सामने लगा देते हैं ताकि वॉचर्स अंदर न आ सकें। लेकिन वॉचर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। टेबल धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। अब चारों को साफ समझ आ जाता है कि कुछ ही देर में वॉचर्स अंदर घुस जाएंगे। उनकी मौत जैसे उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। तभी उन चारों की नजर नीचे पड़े कारपेट पर जाती है। दरअसल टेबल को घसीटते वक्त कारपेट एक तरफ से पलट चुका था। जब वे लोग जल्दी से कारपेट हटाते हैं तो उसके नीचे उन्हें एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई देता है। चारों तुरंत उस गेट को खोलते हैं और नीचे देखते ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस गेट के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ था। बाहर वॉचर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बिना देर किए चारों उस बंकर के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर देते हैं। नीचे जाकर वे सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस द कूप में वे इतने दिनों से रह रहे थे उसी के नीचे इतना बड़ा बंकर छिपा हुआ था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। उस बंकर के अंदर जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। वहाँ खाने पीने का काफी सामान था, रहने की फैसिलिटीज थी, एक कंप्यूटर था और रिसर्च से जुड़ा बहुत सारा डेटा भी रखा हुआ था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये बंकर किसने बनाया, इसलिए वह कंप्यूटर ऑन करती है। कंप्यूटर में सेव्ड फाइल्स और रिकॉर्डिंग्स देखकर उन्हें पता चलता है कि इस पूरी जगह को प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था। असल में प्रोफेसर मार्टिन को इन वॉचर्स के बारे में पहले से पता था। वह इन क्रीचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने द कूप के नीचे यह बंकर तैयार करवाया था। लेकिन प्रोफेसर की सच्चाई इससे भी ज्यादा डार्क थी। वह पैसों का लालच देकर मजदूरों और दूसरे लोगों को इस जंगल में काम के बहाने लेकर आता था। रात होते ही वह खुद बंकर में छिप जाता था और उन बेगुनाह लोगों को ऊपर द कूप में छोड़ देता था। फिर वॉचर्स आते और उन लोगों को अपना शिकार बना लेते थे। यह जानकर मीना और बाकी सब अंदर से हिल जाते हैं। जिस जगह को वे सेफ समझ रहे थे वही जगह कभी इंसानों को वॉचर्स के सामने चारे की तरह छोड़ने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद मीना कंप्यूटर में और रिकॉर्डिंग्स देखती है। एक वीडियो में प्रोफेसर मार्टिन बताता है कि रिसर्च के दौरान उसे एक अलग तरह की फेरी मिली थी। वह बाकी वॉचर्स जैसी नहीं थी, क्योंकि वह दिन की रोशनी में भी गड्ढों से बाहर आ सकती थी। प्रोफेसर बताता है कि उस फेरी ने एक छोटी बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले लिया था। इतना परफेक्ट कि कोई भी पहचान नहीं सकता था कि वह इंसान नहीं है। वह फेरी खतरनाक भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने प्रोफेसर पर हमला नहीं किया। लेकिन जब प्रोफेसर कैमरा दूसरी तरफ घुमाता है तो सच्चाई सामने आती है। वह छोटी बच्ची दिखने वाली फेरी असल में एक पिंजरे में कैद थी, यानी प्रोफेसर उसे बचा नहीं रहा था बल्कि उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। कंप्यूटर में ऐसी कई रिकॉर्डिंग्स थीं, लेकिन मीना बस यह जानना चाहती थी कि आखिर प्रोफेसर के साथ अंत में क्या हुआ, इसलिए वह सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है। उस रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर बहुत ज्यादा टूटा हुआ और डरा हुआ दिखाई देता है। वह कहता है कि उसने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मरने से पहले प्रोफेसर इस जंगल से बाहर निकलने का एक रास्ता बताता है। वह कहता है कि शाम के वक्त जिस डायरेक्शन में परिंदे उड़ते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से जंगल से बाहर निकला जा सकता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि अगर कोई इंसान इस जंगल से बचकर बाहर निकल जाए तो यूनिवर्सिटी जाकर उसकी सारी रिसर्च तबाह कर दे, क्योंकि यह रिसर्च बाहर की दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसके बाद रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर ऊपर जाता है और कुछ ही देर बाद 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इसे सुनकर सभी समझ जाते हैं कि प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को मारने की कोशिश की और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन इस डरावनी सच्चाई के बीच उन्हें एक उम्मीद भी मिल चुकी थी। अब उन्हें पता था कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता परिंदों की डायरेक्शन से मिल सकता है। अगली सुबह चारों बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वॉचर्स ने उनका सेफ रूम पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब द कूप किसी भी काम का नहीं बचा था। इसका मतलब साफ था, आज इन्हें हर हाल में जंगल से बाहर निकलना ही होगा। अगर रात होने तक ये जंगल में रहे तो बचने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं होगी। अब वे सब जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर ने बताया था कि शाम के वक्त परिंदों की डायरेक्शन फॉलो करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें शाम होने से पहले ही जंगल से बाहर निकलना था। तभी मीना अपने साथ लाए गोल्डन पैरेट को आजाद कर देती है। पैरेट जिस डायरेक्शन में उड़ता है ये सब उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र दिखाई देती है। उस कब्र को देखकर मैडलिन बताती है कि एक समय था जब फेरीज और इंसान साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ धोखा किया
उन्हें डर की वजह से इस जंगल में कैद कर दिया और फिर उन्हें वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। कई घंटों तक चलते रहने के बाद आखिरकार ये लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें प्रोफेसर मार्टिन की बोट मिलती है। बोट देखकर सभी को लगता है कि अब वे सच में बच सकते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तब तक अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। वॉचर्स के बाहर आने का वक्त हो चुका था। ये लोग जल्दी जल्दी बोट में बैठने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। जब वे पलटकर देखते हैं तो वहां कियारा का हस्बैंड खड़ा होता है। वह बुरी तरह घायल था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। कियारा उसे देखकर फिर से इमोशनल हो जाती है। बाकी लोग बोट में बैठ चुके थे, लेकिन डेनियल उसकी मदद करने के लिए अकेला वापस जाता है। डेनियल उसे पकड़कर बोट की तरफ लाने लगता है, लेकिन तभी बोट में बैठे बाकी लोग देखते हैं कि वह आदमी असल में कियारा का हस्बैंड नहीं है, वह एक वॉचर था। और अगले ही पल वह वॉचर सबके सामने अपना रूप बदलकर डेनियल जैसा बन जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह वॉचर असली डेनियल को मार देता है। मीना, कियारा और मैडलिन हेल्पलेस होकर ये सब देखते रह जाते हैं। वे चाहकर भी डेनियल को बचा नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें यह बात पता थी कि वॉचर्स नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए वे किसी तरह बोट लेकर नदी पार कर जाते हैं और आखिरकार उस कर्स्ड जंगल से बाहर निकलकर शहर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। शहर पहुंचने के बाद मीना, कियारा और मैडलिन तीनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन मीना के दिमाग में प्रोफेसर मार्टिन की आखिरी बात घूम रही थी। अगर कोई इस जंगल से बचकर बाहर निकल जाए तो यूनिवर्सिटी जाकर उसकी सारी रिसर्च तबाह कर दे। कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर मार्टिन की यूनिवर्सिटी पहुंचती है ताकि उसकी रिसर्च फाइल्स और डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर सके। लेकिन डेटा डिलीट करने से पहले उसे वहां एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। मीना जैसे ही उस टेप को सुनती है, उसे एक नया और बहुत बड़ा राज पता चलता है। टेप में बताया गया था कि हजारों साल पहले इंसान और फेरीज सिर्फ साथ नहीं रहते थे, बल्कि कई बार उनके बीच शादियां भी होती थीं। इंसान और फेरी के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। हाफलिंग्स के अंदर इंसान और फेरी दोनों की क्वालिटीज होती थीं, लेकिन उनकी सबसे खतरनाक खूबी यह थी कि वे शेप शिफ्टिंग में बाकी फेरीज से कहीं ज्यादा परफेक्ट होते थे। वे सिर्फ किसी जिंदा इंसान का रूप ही नहीं, बल्कि किसी मरे हुए इंसान का रूप भी पूरी तरह अपना सकते थे। प्रोफेसर मार्टिन का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को जंगल के गड्ढों में कैद कर दिया था, तब कई हाफलिंग्स इंसानों का रूप लेकर बाहर की दुनिया में छिप गए थे, और हो सकता है कि आज भी वे इंसानों के बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हों। ये सुनकर मीना परेशान हो जाती है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब प्रोफेसर के ऑफिस में सर्च करते वक्त उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में प्रोफेसर मार्टिन के साथ जो औरत खड़ी थी, उसे देखकर मीना के होश उड़ जाते हैं। वह औरत कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी। अब मीना पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अगर मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ थी तो उसने जंगल में कभी यह बात क्यों नहीं बताई। सच्चाई जानने के लिए मीना और इन्वेस्टिगेशन करती है। तब उसे पता चलता है कि असली मैडलिन यानी प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ कई साल पहले कैंसर की वजह से मर चुकी थी। अब मीना को सारी बातें जोड़ने पर समझ आने लगता है कि जंगल में उनके साथ जो मैडलिन थी वह असली इंसान नहीं थी। वह वही शेप शिफ्टिंग फेरी थी जिसे प्रोफेसर ने कभी बच्ची के रूप में पिंजरे में कैद किया था। प्रोफेसर अपनी वाइफ की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था, इसलिए जब उसे एक ऐसी फेरी मिली जो इंसान का परफेक्ट रूप ले सकती थी और दिन की रोशनी में भी बाहर आ सकती थी, तो उसने उसे अपनी वाइफ मैडलिन का रूप लेने के लिए मजबूर किया। उसने उस फेरी को असली मैडलिन की तस्वीरें दिखाई, उसकी आवाज, उसका चलने बोलने का तरीका, सब कुछ सिखाया, और धीरे धीरे वह फेरी बिल्कुल प्रोफेसर की वाइफ जैसी दिखने लगी। अब मीना ये बात कियारा को बताने के लिए उसके पास जाती है। वह उसे बताती है कि जंगल में जो मैडलिन हमारे साथ थी वह असल में प्रोफेसर की डेड वाइफ नहीं, बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। मीना कहती है, हमें उसे वापस जंगल भेजना होगा। मैंने उसे यहाँ बुला लिया है। लेकिन तभी बाहर एक कार आकर रुकती है। मीना जैसे ही बाहर देखती है, उसके गले में सांस अटक जाती है। कार से उतरने वाली असली कियारा थी, यानी अब तक जिस कियारा से मीना बात कर रही थी वह असल में कियारा नहीं थी, वह मैडलिन थी जिसने कियारा का रूप ले रखा था। असली कियारा जैसे ही घर के अंदर आती है, मैडलिन तुरंत अपना रूप बदलती है और कियारा के हस्बैंड की शक्ल लेकर उसे बेहोश कर देती है। अब मीना पूरी तरह समझ जाती है कि मैडलिन उनसे शुरू से खेल रही थी। मीना उससे पूछती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? तब मैडलिन गुस्से और दर्द से भरी आवाज में अपनी सच्चाई बताती है। वह कहती है, मैं बाकी फेरीज जैसी नहीं थी, मैं उनसे अलग थी। बचपन से मेरे अपने लोग मुझे चिढ़ाते थे, मुझे अपने साथ नहीं रखते थे। मैं उस जंगल में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मैं बस बाहर की दुनिया में जाना चाहती थी, इंसानों के बीच रहना चाहती थी। फिर वह बताती है
कि एक दिन प्रोफेसर मार्टिन उस जंगल में आया। उसने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। प्रोफेसर ने उससे कहा कि अगर वह उसकी वाइफ मैडलिन का रूप ले ले तो वह उसे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैडलिन ने बाहर की दुनिया में जाने की उम्मीद में प्रोफेसर की बात मान ली। प्रोफेसर ने उसे अपनी वाइफ की सारी बातें सिखाई, उसे मैडलिन जैसा बना दिया। लेकिन बाद में उसी प्रोफेसर ने उसे मारने की कोशिश की। मैडलिन कहती है वो मुझे खत्म करना चाहता था, लेकिन उससे पहले कि वह मुझे मारता मैंने उसे ही मार डाला। तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं थे और ना कभी रहोगे। अब वह मीना के करीब आती है और कहती है तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारा रूप लेकर इंसानों के बीच रहूंगी। इतना कहकर मैडलिन मीना का ही रूप ले लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है। मीना खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैडलिन की ताकत उसके मुकाबले कहीं ज्यादा थी। तभी मीना किसी तरह उससे कहती है क्या प्रोफेसर ने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि तुम दिन की रोशनी में बाहर क्यों आ सकती हो? ये सुनकर मैडलिन एक पल के लिए रुक जाती है। मीना उसे बताती है तुम बाकी फेरीज जैसी नहीं हो, तुम एक हाफलिंग हो, आधी इंसान और आधी फेरी। इसीलिए तुम इंसानों की दुनिया में भी रह सकती हो और फेरीज की दुनिया से भी जुड़ी हुई हो। मीना आगे कहती है मुझे पता है अकेला होना कैसा लगता है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स हैं जो किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच रह रहे हैं। ये सच्चाई सुनते ही मैडलिन अंदर से टूट जाती है। पहली बार उसे समझ आता है कि वह कोई गलती या अभिशाप नहीं है, बल्कि वह दोनों दुनियाओं का हिस्सा है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है, उसका नकली इंसानी रूप हटने लगता है और उसका असली रूप सामने आने लगता है। देखते ही देखते उसके पंख निकल आते हैं। मैडलिन अब मीना को मारने के बजाय उसे वहीं छोड़ देती है। वह बिना कुछ कहे उड़कर वहां से चली जाती है, जैसे पहली बार उसे अपने बारे में सच पता चला हो और अब वह अपनी असली पहचान ढूंढने निकल पड़ी हो। इसके बाद कहानी कुछ हफ्तों आगे बढ़ती है। अब मीना अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मीना के मन में अभी भी एक डर बाकी था। वह अपनी सिस्टर से कहती है मुझे लगता है वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। उसकी सिस्टर उसे समझाती है तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, अब डरने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी सच में खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी सीन में हम मीना के घर के नीचे एक छोटी बच्ची को खड़ा देखते हैं। वह बच्ची चुपचाप ऊपर की तरफ देख रही होती है और हमें समझ आ जाता है कि यह कोई आम बच्ची नहीं है, वह मैडलिन ही है। यानी मैडलिन अब इंसानों की दुनिया में एक नए रूप के साथ रह रही है। वह मीना को नुकसान पहुंचाना चाहती है या बस उसकी निगरानी कर रही है, ये साफ नहीं बताया जाता। लेकिन इतना जरूर है कि वॉचर्स और हाफलिंग्स की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई और इसी सस्पेंस के साथ द वॉचर्स की कहानी खत्म हो जाती है। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपके हिसाब से मैडलिन सच में विलन थी या फिर वह भी इंसानों के धोखे की शिकार थी? कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पार्ट 2। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।